प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार यादव आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सब अपने इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य शीर्षक, जो कि आपके पाठ्यक्रम में व्याकरणिक अंश के रूप में पाठ संख्या 2 के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। वाच्य शीर्षक के अंतर्गत हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में भाग संख्या 1 पर चर्चा की। भाग संख्या 1 के अंतर्गत वाच्य का शाब्दिक अर्थ, वाच्य की परिभाषा, वाच्य के कितने रूप होते हैं, इन सब बिंदुओं पर हमने क्रमशः पिछले वीडियो में चर्चा की। आज के इस भाग संख्या 2 वाच्य और वाच्य की भाग संख्या 2 इस कक्षा में हम लोग वाच्य के कितने भेद और उन भेदों पर हम चर्चा करते हुए एक भेद का दूसरे भेद में किस प्रकार से बदलाव होता है और बदलाव के कौन कौन से प्रमुख नियम बनाए गए हैं, नियम बताए गए हैं, उन सब बिंदुओं पर हम क्रमशः चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले वाच्य भाग संख्या 2 वाच्य के कितने भेद होते हैं, इन भेदों के क्रम में हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत वाच्य और वाच्य के प्रमुख रूप से 2 भेद बताए। प्रमुख रूप से 2 भेद, कर्तृवाच्य और दूसरे भेद के रूप में अकर्तृवाच्य। दूसरे भेद के रूप में अकर्तृवाच्य। वाच्य के मुख्यतया प्रमुख रूप से 2 ही भेद होते हैं। अब उसके जो 2 भेद हैं, उसका जो दूसरा भेद है, प्रथम भेद कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य का कोई उपभेद नहीं होता, लेकिन जो अकर्तृवाच्य है इसके 2 उपभेद होते हैं। अर्थात अकर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप में सामने आता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि वाच्य के 3 भेद निकलकर सामने आए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आज हम सब इन्हीं बिंदुओं पर एक एक करके क्रमशः चर्चा करते हैं कि वाच्य के जो 3 भेद सामने आते हैं, उन तीनों भेदों में से प्रथम भेद के रूप में, जिसका नाम कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की सरलतम परिभाषा, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि परिभाषाएं एक होती हैं, केवल शब्दों का अपना अपना जादू है। शब्दों को पिरोने की एक शक्ति है, सामर्थ्य शक्ति है कि कौन सा वैयाकरण किस प्रकार से अपने शब्दों के नए प्रयोग के द्वारा एक नई परिभाषा को जन्म दे देगा। भाव वही होते हैं, विचार वही होते हैं, अर्थ वही निकल कर सामने आता है। अर्थ, भाव, विचार में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, कोई बदलाव नहीं होता, केवल शब्दों का बदलाव होता है और अपनी अपनी सामर्थ्य शक्ति का बदलाव होता है। तो देखते हैं वाच्य कर्तृवाच्य के आप अपनी पाठ्यपुस्तक, आशा है कि आप अपनी पाठ्यपुस्तक अपने सामने रखे होंगे। पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के वाच्य शीर्षक के अंतर्गत हम लोग कर्तृवाच्य पर पहुंचते हैं। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? बिल्कुल साधारण सी परिभाषा। इसमें कथन का केंद्र होता है कर्ता। जो आपकी परिभाषा आपकी पुस्तक में लिखा है उसको हम देखते हैं कि इस कर्तृवाच्य के इसमें कथन का मुख्य बिंदु कर्ता होता है। ये एक आपकी पुस्तक में इस प्रकार से परिभाषा लिखी गई है कि इसमें कथन का मुख्य बिंदु कर्ता होता है। आपको समझना होगा कि कर्तृवाच्य, कर्ता और वाच्य, अर्थात जिसमें कर्ता की प्रधानता हो,
क्रिया का रूपांतरण, जो और अन्य भी परिभाषाएं लिखी गई हैं कि क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। एक परिभाषा इस प्रकार से, क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। देखते हैं पहली परिभाषा कुछ अपने सरलतम शब्दों के द्वारा। कहने का अर्थ है कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। इसमें कथन का मुख्य बिंदु कर्ता होता है। कोई भी कथन हो, उदाहरण स्वरूप हम पिछले वीडियो का लिया गया वो कथन लेते हैं, नेताजी सुंदर लग रहे थे। एक मौखिक रूप लिखित नहीं देते, नेताजी सुंदर लग रहे थे। आपको पिछले वीडियो में बताया नेताजी इसका कर्ता और प्रमुख बिंदु है, प्रमुख विषय है नेताजी। ऐसे ही जिस कथन में मुख्य बिंदु मुख्य विषय कर्ता हो वो कर्तृवाच्य है। उसी का यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर। क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, अर्थात क्रिया जब बदले, और क्रिया बदलती है लिंग पुरुष और वचन के अनुसार, तो क्रिया का जो रूपांतर हो जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता को बताए। क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का हमको बोध हो, ज्ञान हो, ऐसे वाक्य को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। देखते हैं और भी परिभाषाओं में, इसको सरलतम परिभाषा कर्तृवाच्य में और भी देखते हैं। इसी के आगे दूसरी इसकी खूबी, इस वाच्य में अर्थात कर्तृवाच्य में कर्म और भाव की प्रधानता न होकर कर्ता की प्रधानता होती है। ये भी वही भाव, वही विचार कि इस वाच्य में ना तो कर्म प्रधान होगा और ना ही भाव। इन दोनों की कोई गणना नहीं होती, कोई प्रधानता नहीं होती। जिस वाच्य में ना तो कर्म की प्रधानता हो ना ही भाव की प्रधानता हो, इन दोनों की प्रधानता न होकर जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता आपको दिखे, वो वाच्य कर्तृवाच्य की श्रेणी में आता है। देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। आपकी पाठ्यपुस्तक में जो उदाहरण दिया गया, राजीव सोता है, और दूसरा उदाहरण राजीव पुस्तक पढ़ता है। इसमें एक बात और, तीसरी क्रिया की तीसरी विशेषता के अंतर्गत कर्तृवाच्य में क्रिया कभी हो सकती है सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। अर्थात इसमें क्रिया का ये रूप निश्चित नहीं है कि वो सकर्मक ही हो या फिर अकर्मक ही हो। कभी कभी क्रिया सकर्मक भी हो सकती है या अकर्मक। आप जानते हैं सकर्मक जिसमें कर्म हो और अकर्मक जिस वाक्य में कर्म ना हो।
अर्थात कर्म की प्रधानता हो या कर्म की प्रधानता ना हो, तो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। तो ये कर्तृवाच्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कर्तृवाच्य का उदाहरण ऐसा वाच्य लेते हैं, ऐसा एक वाक्य लेते हैं कि जिसमें जो सकर्मक भी हो और अकर्मक भी हो। दोनों उदाहरण के द्वारा आपकी पाठ्यपुस्तक में पहला उदाहरण राजीव सोता है। दूसरे उदाहरण के रूप है राजीव पुस्तक पढ़ता है। सबसे पहले तो आप इसमें देखेंगे कि ये सकर्मक वाक्य है या अकर्मक। तो राजीव सोता है, राजीव यहाँ पर कर्ता है, कर्ता, राजीव कर्ता के रूप में, सोना उसकी क्या है, क्रिया। यह वाक्य सकर्मक है या अकर्मक, तो हम कहेंगे ये अकर्मक है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। दूसरे वाक्य के अंतर्गत राजीव कर्ता, पुस्तक उसका कर्म और पढ़ना उसकी क्रिया। यहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों निकल के सामने आते हैं, वाक्य बना सकर्मक। तो अकर्मक और सकर्मक, इन उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही मुख्य वाक्य का केंद्र बिंदु है। अब देखेंगे कि कौन सोता है, राजीव सोता है। कौन पुस्तक पढ़ता है, राजीव पुस्तक पढ़ता है। दोनों वाक्यों में राजीव ही मुख्य बिंदु के रूप में, मुख्य विषय के रूप में निकलकर सामने आता है। क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया का रूपांतरण, क्रिया के रूपांतरण से जब हमें यह बोध हो कि इस वाक्य में किसकी प्रधानता है, तो प्रधानता किसकी है, राजीव की है। प्रधानता किसकी है, राजीव की है। इसलिए इन दोनों वाक्यों में कर्तृवाच्य है। इस प्रकार से आप अपने उदाहरण के द्वारा दूसरे रूप के अंतर्गत जब हम चर्चा करते हैं, कर्तृवाच्य तो हो गया। अब जब दूसरा इसका प्रमुख टुकड़ा है, प्रमुख भाग है, वो है अकर्तृवाच्य। तो अकर्तृवाच्य में, अकर्तृवाच्य हम समझ लेते हैं, तब उसके कर्मवाच्य पर आते हैं। अकर्तृवाच्य बिल्कुल उपसर्ग लग गया है कर्तृ शब्द में, अर्थात कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य अ लग जाने से यहाँ पर शब्द का अर्थ ही बदल गया, पूरे शब्द का अर्थ बदल गया। कैसे, जहाँ पर इस पहले वाच्य में, कर्तृवाच्य में यहाँ पर कर्ता की प्रधानता हुआ करती थी, अकर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता ना होकर, कर्ता की प्रधानता ना होकर फिर प्रधानता किसकी हो, कर्म की या फिर भाव की, कर्म की या भाव की प्रधानता दिखाई दे तो वाच्य कैसा होता है, अकर्तृवाच्य। अर्थात कर्ता की प्रधानता ना होकर, कर्ता प्रधान नहीं होगा, प्रधान क्या होगा, कर्म या भाव की प्रधानता। कर्म या भाव की प्रधानता जिस वाक्य में दिखाई दे, वो वाक्य अकर्तृवाच्य की श्रेणी में आता है। तो अकर्तृवाच्य आपको समझ में आया, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अब अकर्तृवाच्य के अंतर्गत हमने अभी दो बिंदुओं पर चर्चा की। जो दो बिंदु थे उनमें प्रथम बिंदु हमने अभी लिखा कि जहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, वहीं पर हमने अभी लिखा अकर्तृवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाव की प्रधानता। तो इस प्रकार से दो बन गए। प्रथम बन गया कर्ता की प्रधानता, दूसरा बना कर्म की प्रधानता और तीसरा बना भाव की प्रधानता। तो अब हमको अकर्तृवाच्य के अंतर्गत इन दोनों पर चर्चा करना है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हम समझ लेते हैं कर्मवाच्य किसे कहते हैं।
कर्मवाच्य किसे कहते हैं। अगर आपको एक परिभाषा याद हो गई, वो कर्तृवाच्य की परिभाषा याद हो गई कि क्रिया का रूपांतरण, क्रिया का रूप आपके अपने कथन में है कि क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो तो वाक्य कर्तृवाच्य। ऐसे यहाँ पर है कि जब क्रिया के रूपांतर से क्रिया के रूपांतर से जब कर्म की प्रधानता का बोध हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। वहाँ कर्मवाच्य होता है। देखें, जहाँ पर क्रिया के रूपांतर से जब कर्ता की प्रधानता हुआ करती थी तो कर्तृवाच्य होता था, क्रिया के रूपांतर से जब कर्म की प्रधानता का बोध हो तो कर्मवाच्य होता है। बिल्कुल सरलतम परिभाषा है। तो देखते चलते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के अंतर्गत उसी अर्थात कर्मवाच्य के अंतर्गत ना तो कर्ता की प्रधानता होती है, ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही भाव की प्रधानता होती है। ना तो कर्ता की प्रधानता और ना ही भाव की प्रधानता होती है, अपितु कर्म की प्रधानता होती है। अपितु कर्म की प्रधानता होती है। वही बात फिर से दोहराई गई कि कर्मवाच्य के अंतर्गत ना तो कर्ता की प्रधानता आपको दिखेगी और ना ही भाव की प्रधानता दिखेगी, प्रधानता होगी कर्म की। तो वो वाच्य कैसा होगा? कर्मवाच्य होगा। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्म के अनुसार ही बदलेंगे। क्रिया का जो भी रूपांतरण होगा, क्रिया का लिंग है, पुरुष है, वचन है, ये सब कुछ कर्म के अनुसार बदलेगा। और जब कर्म के अनुसार बदलेगा तो कर्म प्रधान है, कर्मवाच्य हो जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम आप समझते हैं, उदाहरणों के द्वारा बात कुछ कि कर्ता के बाद कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग, से या द्वारा का प्रयोग होता है। देखते हैं, वाक्य एक उदाहरण लेते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से। सोनिया से गीत गाया गया। एक उदाहरण, सोनिया से गीत गाया गया। इस उदाहरण को आप ध्यान से देखें तो सोनिया से गीत गाया गया, इसमें कहते हैं कि कर्ता के बाद पहले सबसे पहले हम कर्ता चिन्हित करते हैं। सोनिया कर्ता है। से यहाँ पर कर्मवाच्य की पहचान है कि कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग होता है। तो ये है कारक, इसको हम कारक कह देते हैं।
गीत गाना, गीत गाया गया। तो गीत गाया गया, अब आप इस पूरे वाक्य को देखेंगे तो इसमें लिखा कर्ता सोनिया के बाद से का प्रयोग। जैसे ही इस वाक्य को अगर कोई कहे कि इसको आप पहचाने, तो इसको पहचानने का सबसे प्रमुख बिंदु है कि इसकी पहली एक खूबी है कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग। तो यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है, इसलिए वाक्य कैसा है? कर्मवाची, कर्मवाची। एक दूसरे उदाहरण के रूप में जो आपकी किताब में लिखा, पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है, इस उदाहरण में आप देखेंगे कि यहाँ पर कर्ता का लोप, कर्ता का लोप अर्थात कर्ता यहाँ पर कोई नहीं है कि रीना उड़ा रही है पतंग या मोहन उड़ा रहा, पतंग मोहन उड़ा रहा है या मोहन के द्वारा उड़ाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सीधा सीधा कर्ता का लोप है, कर्ता का लोप होने के कारण यहाँ पर से एक चिन्ह के द्वारा ये पकड़ में मिला कि वाक्य कर्मवाच्य है। इस वाक्य में कर्ता है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। तीसरा उदाहरण आपकी पाठ्यपुस्तक से, रोगी को दवाई दे दी गई। रोगी को दवाई दे दी गई। इसमें आप देखेंगे कि इस वाक्य में भी कर्ता का लोप है, कहीं पर भी कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कर्ता का लोप अर्थात कर्ता का लोप होने के कारण यह वाक्य कर्मवाच्य के अंतर्गत आ रहा है। इन तीनों वाक्यों में क्रमशः गीत, पतंग और दवाई, जो अभी आपने देखा कि सोनिया से गीत गाया गया, इसमें गीत कर्म है, गीत गाया गया। पतंग इसका कर्म है और रोगी को दवाई दी गई, इसमें दवाई, गीत, पतंग और दवाई ये कर्म हैं। अपने अपने वाक्यों में केंद्र बिंदु भी हैं, अर्थात यहाँ पर कर्म की प्रधानता हो गई, गीत की प्रधानता, पतंग की प्रधानता और दवाई की प्रधानता, और तीनों कर्म हैं, अर्थात यहाँ लिख देते हैं कर्म, ये भी इसका कर्म है, कर्ता का भाव दिख रहा है, और दवाई ये भी एक कर्म है। तो इस प्रकार से तीनों अपने अपने वाक्य में प्रमुख विषय के रूप में, प्रमुख बिंदु के रूप में सामने आते हैं, अतः ये कर्मवाच्य है, इसलिए ये तीनों वाक्य कर्मवाच्य की श्रेणी में आते हैं। कर्मवाच्य में कर्ता की असमर्थता सूचित करने वाले वाक्य भी होते हैं। इसमें कर्ता के साथ से अथवा द्वारा लगता है और क्रिया के साथ निषेधात्मक नहीं का भी प्रयोग होता है। से और द्वारा पहले ही बताया, कर्ता के बाद से और द्वारा लगता है और वाक्य निषेधात्मक होता है। देखें एक अन्य उदाहरण के द्वारा, जैसे है छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। मौखिक रूप से देखें, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। इस उदाहरण में पुस्तक स्त्रीलिंग के अनुसार भी क्रियाएं स्त्रीलिंग हैं। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग हैं, इसलिए जो क्रियाएं लगी हैं वो भी स्त्रीलिंग ही हैं। तो कहा जाता है कि क्रिया का रूपांतरण अर्थात लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार, जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार उसका लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार उसका भी रूपांतरण हो जाएगा। अगले क्रम में देखते हैं कर्मवाच्य के बाद तीसरे क्रम के रूप में भाववाच्य। फिर वही उदाहरण, जब क्रिया का रूपांतर, जब क्रिया का रूपांतर कर्ता और कर्म के अनुसार, कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर
भाव के अनुसार हो, वहाँ पर भाववाच्य होता है। देखते हैं क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म कर्ता या कर्म के बदले मतलब उसकी जगह पर क्रिया या भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। आपकी किताब में लिखा जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता ना होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य। इसका एक शर्त है कि इसकी जो भी इसमें वाक्य कैसा होगा, अकर्मक होगा। अकर्मक वाक्य इसकी प्रमुख, सकर्मक तो हो ही नहीं सकता, जो भी वाक्य होगा वो अकर्मक होगा। तो अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एकवचन, अकर्मक और अन्य पुरुष में ही होती है। इसकी एक और खूबी के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि क्रिया सदैव मतलब हमेशा, सदैव एक वचन में होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुषों में। जहाँ पर कर्तृवाच्य में वचन, पुल्लिंग और पुरुष वो क्रिया के अनुसार बदला करते थे, यहाँ पर क्रिया सदैव हमेशा, जहाँ पर क्रिया का रूपांतरण वचन, पुल्लिंग और पुरुष ये सदैव कर्ता के अनुसार हुआ करते थे कर्तृवाच्य, जहाँ पर कर्म के अनुसार होते थे कर्मवाच्य। लेकिन भाववाच्य में कोई बदलाव ही नहीं होता, इसमें क्रिया हमेशा एक वचन में होगी, एक वचन होगा, पुल्लिंग होगा और अन्य पुरुष में होगी। इसकी एक शर्त है, इसमें वाच्य कैसा होगा, क्रिया सदैव अकर्मक होगी और इसमें प्रधानता किसकी होगी, भाव की प्रधानता होगी। देखते हैं एक उदाहरण, सोहन से चला नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। इन उदाहरणों में क्रमशः चला और सहा क्रियाएं ही प्रमुख हैं। जैसे आप अपने पाठ्यपुस्तक से पेज संख्या 124 पर देखते चलते हैं, उसमें लिखा है सबसे नीचे, इनमें क्रियाएं क्रमशः चला और सहा, ये मोहन से चला नहीं जाता और मुझसे अब सहा नहीं जाता। इन दोनों उदाहरणों में देखेंगे जो चला और सहा ये दोनों क्रियाएं हैं, ये ही यहाँ पर प्रमुख हैं, ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। इस प्रकार से आप देखते चलते हैं वाच्य संबंधी कुछ स्मरणीय तथ्य। अभी और भी इसको गहराई से देखते हुए चल रहे हैं कि वाच्य के संदर्भ में कुछ प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। वाच्य संबंधी प्रमुख स्मरणीय तथ्य। वाच्य संबंधी प्रमुख स्मरणीय तथ्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध, कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। इसको आप लिख लेंगे और सदैव स्मरणीय तथ्य हैं, इनको याद रखे रहेंगे। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है। कर्म से होता है। भाववाच्य में
क्रिया का संबंध भाव से होता है। देखें, 3 बिंदु हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है और भाववाच्य में क्रिया स्वयं प्रधान होती है, अर्थात क्रिया का संबंध भाव से होता है। और एक तथा क्रिया स्वयं में प्रधान होती है। यहाँ पर क्रिया ही स्वयं में प्रधान होती है, उसे ना तो कर्ता के ऊपर आश्रित होना है ना ही कर्म के ऊपर, अर्थात क्रिया स्वयं प्रधान होती है। आगे भाववाच्य में एक से अधिक क्रियापद होते हैं, एक क्रिया से नहीं। इसमें आगे के क्रम में देखेंगे कि भाववाच्य में एक से अधिक क्रियापद होते हैं। ये नहीं है कि एक ही क्रिया हो और उस क्रिया की प्रधानता हो, भाववाच्य हो गया। एक से अधिक क्रिया इसमें आ सकती हैं और अपने आप में वो सारी क्रियाएं महत्वपूर्ण होंगी। अगर अपने आप में क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं तो इसका मतलब वो भाववाच्य है। सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया के रूपों का प्रयोग होता है तथा मुख्य क्रिया अकर्मक होती है। ये भाववाच्य की है। भाववाच्य में मुख्य क्रिया अकर्मक, कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है, लेकिन भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक ही होगी। उसमें क्रिया का रूपांतरण सदैव एक वचन में क्रिया होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष की क्रिया होगी और क्रिया की प्रधानता होगी, अर्थात कर्ता की प्रधानता होने पर कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता होने पर कर्मवाच्य और क्रिया की प्रमुखता होने पर, क्रिया की प्रधानता होने पर वाच्य भाववाच्य कहलाता है। आगे देखते हैं वाच्य परिवर्तन। और आपकी पाठ्यपुस्तक में वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत लिखा है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कैसे हम कोई भी वाच्य कर्तृवाच्य हो उसे हम कैसे कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। देखते हैं पहली क्रिया के कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना या परिवर्तित कीजिए। देखें, कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया होगी उसे आप बदलना होगा आपको सामान्य भूतकाल में। अब आप काल तो जानते होंगे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो इन 3 कालों के अंतर्गत सबसे पहले जो कर्तृवाच्य से आपको कर्मवाच्य बनाना है, तो कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया होगी उसको आपको सामान्य भूतकाल में बदल देना होगा। अर्थात कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उसको आपको सामान्य भूतकाल में बदल देना है। अब भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेदों में से पहला भेद है सामान्य भूतकाल। पहला भेद है काल, आसन्न भूतकाल। तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल। 5वें भेद के रूप में भूतकाल
संदिग्ध भूतकाल और छठे भेद के रूप में है इन 6 भूतकालों के अंतर्गत आपको सामान्य भूतकाल में ही बदलाव कर देना। तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलने के जो नियम हैं इनको हम अगले वीडियो के माध्यम से और कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ पिछले वीडियो में हुआ, परिभाषा हुई। आज वाच्य के भेद के अंतर्गत कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य इन तीनों वाच्यों का उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन करना और इनके स्मरणीय कुछ तथ्य सदैव याद रखने योग्य उन पर हमने चर्चा की। आशा है कि वीडियो की मदद से आप अपने इस वाच्य शीर्षक को गहराई से अध्ययन करेंगे और अपने मन मस्तिष्क पर इसकी कठिनता को, इसकी दुर्बोधता को समझने का प्रयास करेंगे, बैठाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और कामना के साथ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगले वीडियो में मुलाकात होगी इसी शीर्षक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।